नमस्कार सभी विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और जैसा कि आपको पता है अपन रीट के सिलेबस को लेके चर्चाएं कर रहे हैं और रीट के सिलेबस में ध्यान रखना राजस्थान ज्योग्राफी का आज अपना देखोगे तो ये अंतिम टॉपिक है और अंतिम टॉपिक की अपन शुरुआत कर रहे हैं। और राजस्थान ज्योग्राफी का रीट में जो लास्ट टॉपिक है वो ध्यान रखना है राजस्थान में परिवहन। और राजस्थान में जो परिवहन है उसको ध्यान रखना अपन ने लास्ट में भी रखा है, क्योंकि इसमें देखोगे तो आंकड़ों में काफी परिवर्तन हुआ है। पहले कुछ और आंकड़े पढ़ते थे, आज कुछ और आंकड़े हैं। ध्यान रखना जिन्होंने मार्च से पहले पढ़ा है वो आंकड़े पुराने थे और मार्च के बाद देखोगे तो नए आंकड़े जारी हुए हैं। तो आप ये कह सकते हैं पुराना जो परिवहन आपने पढ़ा है अब वर्तमान में वो परिवहन आपके कोई काम का नहीं है। अब तो आपको नवीनतम पढ़ना पड़ेगा, यानी कि नवीनतम जो आंकड़े जारी हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको परिवहन पढ़ना पड़ेगा। तो उसी परिवहन को लेके अपन एक एक रूप में चर्चाएं करेंगे। भाई परिवर्तन हुआ है तो ध्यान रखना बिल्कुल धीरे धीरे समझने की कोशिश करना। इस परिवहन को मुख्य रूप से क्या क्या आंकड़े परिवर्तन हुए हैं उन चीजों को देख के अपन मुख्य रूप से चर्चाएं कर लेते हैं। तो अपना जो टॉपिक रहेगा आज का वो मुख्य रूप से आप ध्यान रखें, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो ध्यान रखना अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान में परिवहन। इस चीज को विशेष ध्यान रखें, अपना जो आज का टॉपिक है वो राजस्थान में परिवहन। राजस्थान में परिवहन को लेकर अपन चर्चाएं करेंगे। और परिवहन में मुख्य रूप से ध्यान रखना स्टार्टिंग में तो वो पहले की तरह ही है कि भाई राजस्थान में परिवहन का अपन वर्गीकरण करें, कौन कौन सा परिवहन है अपने यहाँ, फिर उनकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो एक एक को समझने की कोशिश करें। अपने यदि अपन परिवहन का वर्गीकरण देखें तो ध्यान रखना अपने यहाँ परिवहन को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक नंबर का जो परिवहन अपने यहाँ आता है, ध्यान रखना उस एक नंबर के परिवहन को अपन नाम देते हैं स्थल परिवहन। यहां से इस तरीके से समझे आप इसको, जो एक नंबर पे जो परिवहन अपने आता है ध्यान रखना वो है स्थल परिवहन। मुख्य रूप से एक नंबर पे अपन ने स्थल परिवहन को लिया है। और स्थल परिवहन भी ध्यान रखना मुख्य रूप से ये भी दो भागों में बांटा गया है। पहले डिवाइडेशन को समझे आप अच्छे तरीके से। स्थल परिवहन की बात करें तो ध्यान रखना स्थल परिवहन को भी मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। और स्थल परिवहन के दो भाग कौन कौन से हैं वो देखें। स्थल परिवहन में एक नंबर पे आप देखोगे तो एक नंबर पे तो इसमें आता है सड़क परिवहन। और इसी क्रम में जो इसका सेकंड नंबर पे पार्ट्स आता है वो ध्यान रखना सेकंड नंबर पे आता है रेल परिवहन। तो स्थल परिवहन को भी आप ध्यान रखें दो भागों में बांटा गया है, एक सड़क परिवहन है और एक देखोगे तो रेल परिवहन है। और इसी क्रम में यदि अपन देखें तो ध्यान रखना सड़क परिवहन की यदि बात करें तो सड़क परिवहन को भी ध्यान रखना मुख्य रूप से फिर चार भागों में बांट दिया जाता है सड़क परिवहन को। और सड़क परिवहन के जो चार भाग हैं वो ध्यान रखना, एक तो होता है नेशनल हाईवे, एक तो आप कह सकते हो नेशनल हाईवे अर्थात राष्ट्रीय जो राज्य मार्ग हैं। उसके बाद देखें तो दो नंबर पे यहाँ आता है स्टेट हाईवे। और स्टेट हाईवे को कहा जाता है जो राज्य मार्ग हैं वो स्टेट हाईवे में आते हैं। इसी क्रम में तीन नंबर पे ध्यान रखना आती हैं जिला सड़कें। तीन नंबर पे जिला सड़कें आती हैं। हालांकि जिला सड़कों को भी दो रूप में बांट देते हैं मुख्य रूप से। जब अपन इनका टेबल के रूप में पढ़ेंगे तो ध्यान रखना जिला सड़कों को भी दो भागों में बांटते, मुख्य जिला सड़कें और अन्य जिला सड़कें। और इसी क्रम में देखें तो इसका जो चार नंबर अपन ने बांटा है डी नंबर पे यदि अपन देखें तो डी नंबर पे इसमें ध्यान रखना आती है ग्रामीण सड़कें। तो इस तरह से ध्यान रखना सड़क परिवहन को भी चार भागों में बांटते हैं, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें।
इसी क्रम में यदि अपन देखें रेल परिवहन, तो ध्यान रखना रेल परिवहन को भी मुख्य रूप से देखें तो जो रेल के बीच में जो पटरियां आती हैं, पटरियों के रूप में इसकी चौड़ाई के रूप में इसको बांटा जाता है। तो इसको भी देखें तो 1 नंबर पे जो इसका भाग आता है, या फिर आप ए माने, ए नंबर पे इसमें आता है, ध्यान रखना, बड़ी लाइन। बड़ी लाइन जिसको आप कह सकते हैं ब्रॉड गेज। बिल्कुल ए नंबर पे जो इसका आता है वो ध्यान रखें, ए नंबर पे आता है ब्रॉड गेज। ए नंबर पे ब्रॉड गेज है और ब्रॉड गेज के बीच की दूरी होती है, ध्यान रखें, 1.676 मीटर पटरियों के बीच की दूरी होती है। और ब्रॉड गेज को ध्यान रखना बड़ी लाइन के रूप में भी जाना जाता है। और इसी क्रम में इसका बी नंबर पे देखें तो ध्यान रखना इसी का बी नंबर पे आता है मीटर गेज, और मीटर गेज के बीच की दूरी होती है, ध्यान रखना, 1 मीटर। जो इसके बीच की दूरी होती है मीटर में होती है, भाई ध्यान रखें, जो इनके बीच की दूरी है वो ध्यान रखना मीटर में होती है। बिल्कुल। और इसी क्रम में जो इसका सी नंबर पे आता है, सी नंबर पे आता है नैरो गेज, और नैरो गेज का अर्थ होता है छोटी लाइन। और ध्यान रखना इसके बीच की दूरी होती है 0.62 से 0.76, 0.62 से 0.76 मीटर इसके बीच की दूरी मानी जाती है। तो ये ध्यान रखना पटरियों के रूप में रेल परिवहन है। और रेल परिवहन में कुछ और भी चीजें थोड़ी सी देखें इसी रेल परिवहन में, तो ध्यान रखना इसी रेल परिवहन में अपन देखते हैं, तो ध्यान दें, एक तो ध्यान रखना अपने भारत के संदर्भ में पूछता है और एक अपने राजस्थान के संदर्भ में पूछता है। तो भारत में ध्यान रखना जो रेलवे जोन है वर्तमान में, अपने भारत में वर्तमान में ध्यान रखना रेलवे जोनों की संख्या है 18, और 18वां रेलवे जोन जो बना है वो ध्यान रखना बना है विशाखापट्टनम। और अपने भारत में जो रेलवे मंडल हैं वो ध्यान रखना वर्तमान में 73 हैं। भारत में रेलवे जोन 18 हैं और रेलवे मंडल देखोगे तो 73 हैं। हालांकि रेल परिवहन को अलग से पढ़ेंगे जब चर्चाएं करेंगे, लेकिन यहाँ हल्का सा देख लें। और राजस्थान में ध्यान रखना जो रेलवे जोन है, अपने राजस्थान में एक ही रेलवे जोन है, उत्तर पश्चिम रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय जयपुर में है। लेकिन अपने राजस्थान का यदि संबंध पूछे तो अपने राजस्थान का संबंध 2 रेलवे जोनों से है। एक ध्यान रखना जबलपुर रेलवे जोन से भी अपना संबंध है, जो राजस्थान का कोटा रेलवे मंडल आता है। और अपने राजस्थान में रेलवे मंडल की बात करें तो अपने राजस्थान में रेलवे मंडल टोटल है, ध्यान रखना 5। तो ये अपने ध्यान रखना मुख्य रूप से रेलवे जोन और रेलवे मंडल की अपन ने चर्चाएं की है। पहले 17 थे, वर्तमान में 18 हैं। पहले रेलवे जोन 67 थे, वर्तमान में देखोगे तो 73 हैं। अपने राजस्थान में वही स्थिति है, राजस्थान में इसको लेके कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है। इसी क्रम में ध्यान रखना यदि नंबर 2 पे देखें, इसी क्रम में नंबर 2 पे देखें तो इसी क्रम में नंबर 2 पे अपने यहाँ आता है, और उसको ध्यान रखें वो आता है वायु परिवहन। यदि वर्तमान में देखें तो वायु परिवहन की यदि अपन चर्चाएं करें तो ध्यान रखना वायु परिवहन में आप देखें तो अपने राजस्थान में देखोगे तो वायु परिवहन में जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो ध्यान रखना अपने राजस्थान में केवल एक ही है। और वायु परिवहन को तो आप यही समझ ले एक बार पूरे को। वायु परिवहन की यदि अपन बात करें तो समझना इसको, अपने राजस्थान में एकमात्र अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, और जो एकमात्र अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है उस हवाई अड्डे का नाम है, ध्यान रखना, सांगानेर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अपने राजस्थान में देखोगे तो अंतरराष्ट्रीय में एक है सांगानेर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, और ये सांगानेर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ध्यान रखना ये पड़ता है जयपुर में। आप जानते भी अच्छी तरह से सांगानेर जो है जयपुर में है। और सांगानेर अपने देखोगे
तो ये भारत का 14वें नंबर का है, जिसे 2006 में ध्यान रखना अंतरराष्ट्रीय का दर्जा दिया गया था। बिल्कुल उसी क्रम में अपने राजस्थान में देखें तो कुछ छोटे छोटे से देखोगे तो हवाई अड्डे हैं छोटे छोटे, और छोटे छोटे हवाई अड्डों में देखें तो अपने यहां ध्यान रखना एक हवाई अड्डा है डबोक। अपने यहाँ एक डबोक हवाई अड्डा है, शायद जानते हैं अच्छे तरीके से डबोक हवाई अड्डा कहाँ है, बताएं आप। अभी केवल वर्गीकरण के रूप में देख रहे हैं। डबोक हवाई अड्डा बताएं कहाँ है डबोक। बिल्कुल ये उदयपुर में है। जो डबोक हवाई अड्डा है ध्यान रखना ये उदयपुर में है डबोक हवाई अड्डा। और इसी क्रम में यदि 2 नंबर पे देखें डबोक के बाद तो रातानाडा। सिंपल चीजें बताएं, रातानाडा कहाँ है? रातानाडा बिल्कुल जोधपुर में है। रातानाडा जो हवाई अड्डा है वो ध्यान रखना जोधपुर में है। इसी क्रम में देखें तो तीसरे नंबर का एक हवाई अड्डा आता है नाल हवाई अड्डा। नाल हवाई अड्डा कहाँ है? नाल हवाई अड्डा बताएं। नाल हवाई अड्डे की बात करें तो बिल्कुल ये बीकानेर में है। नाल हवाई अड्डा देखें तो बीकानेर में है। और विशेषता की बात करें तो क्या है नाल हवाई अड्डे की विशेषता? बिल्कुल ध्यान रखना ये भूमिगत हवाई अड्डा है। यदि नाल हवाई अड्डे की विशेषता की बात करें तो ध्यान रखना ये भूमिगत हवाई अड्डा है। जो नाल है वो भूमिगत हवाई अड्डा है। बिल्कुल इसी क्रम में नाल के बाद देखें तो ध्यान रखना एक हवाई अड्डा अपने यहां आता है किशनगढ़ एयरपोर्ट। किशनगढ़ एयरपोर्ट। और किशनगढ़ एयरपोर्ट की यदि बात करें तो ये अजमेर में है। बिल्कुल सिंपल सा है। किशनगढ़ एयरपोर्ट की यदि बात करें तो ये अजमेर में है। और इसको जो ध्यान रखना मान्यता दी गई थी 2013 में। ये जो एयरपोर्ट बना है ये ध्यान रखना 2013 में बना है। 2013 में बना था ये। बिल्कुल अपन ध्यान रखना वायु परिवहन को यही क्लियर करेंगे पहले, फिर उसके बाद अपन एक एक करके पढ़ेंगे, क्योंकि सड़क परिवहन में बहुत सारे आंकड़े नए आए हैं। तो पहले वायु परिवहन को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपन सड़क परिवहन की शुरुआत करेंगे। तो एक बार आप इसको देख लें यहाँ तक। अभी वायु परिवहन में अपन और भी पढ़ेंगे। एक बार यहाँ तक का देख लें, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। क्लियर है यहाँ तक की स्थिति? मेरे साथ साथ देखते जाए एक बार। अपन ध्यान रखना राजस्थान में परिवहन शुरू किया और परिवहन के वर्गीकरण को लेकर चर्चाएं कर रहे हैं। स्थल परिवहन को 2 भागों में बांटा है, सड़क परिवहन और रेल परिवहन। सड़क परिवहन को अपन ने 4 भागों में बांटा है और रेल परिवहन को अपन ने 3 भागों में बांटा है। और इसी क्रम में अपने भारत में जो रेलवे जोन है वो 18 है और रेलवे मंडल 73 हैं। राजस्थान में 1 रेलवे जोन है, मंडल देखोगे तो 5 हैं। और अपन जो चर्चाएं कर रहे हैं वो वायु परिवहन को लेकर अपन चर्चाएं कर रहे हैं। वायु परिवहन में ही ध्यान रखना किशनगढ़ अजमेर के बाद यानी 4 नंबर के बाद अपन देखें तो नंबर 5। नंबर 5 पे हवाई अड्डे का नाम ही है कोटा हवाई अड्डा। और कोटा हवाई अड्डे की बात करें तो ध्यान रखना ये मुख्य रूप से कोटा में है। कोटा हवाई अड्डा जो कोटा में है। बिल्कुल। और इसी क्रम में आगे चलें तो अपने राजस्थान में ध्यान रखना कुछ सैनिक हवाई अड्डे हैं। अपने राजस्थान में ध्यान रखना कुछ सैनिक हवाई अड्डे हैं जो वायुसेना के अधीन है। बिल्कुल ये सैनिक हवाई अड्डे हैं जो वायुसेना के अधीन हैं। ये अपने राजस्थान में टोटल 4 हैं। बिल्कुल क्योंकि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर देखें तो राजस्थान के 4 जिले हैं और उन 4 जिलों में जो हवाई अड्डे हैं वो ध्यान रखना वायुसेना के अधीन हैं। बिल्कुल देखें आप जो 4 हैं वो कौन कौन से हैं। 1 नंबर का जो इसमें आता है 4 में
वो 1 नंबर पे आता है सूरतगढ़। और सूरतगढ़ आपको पता है अच्छे तरीके से, सूरतगढ़ पड़ता है श्री गंगानगर में। सूरतगढ़ मुख्य रूप से देखें तो श्री गंगानगर में पड़ता है। इसी क्रम में 2 नंबर पे देखें तो 2 नंबर पे एक आता है, ध्यान रखना, बीकानेर हवाई अड्डा। और इसी क्रम में जो 3 नंबर पे आता है वो आता है, ध्यान रखना, जैसलमेर हवाई अड्डा। और इसी क्रम में जो 4 नंबर पे आता है वो आता है बाड़मेर हवाई अड्डा। और ये चारों के चारों हवाई अड्डे, ध्यान रखना, ये जो चारों के चारों हवाई अड्डे हैं, ये चारों के चारों, ध्यान रखना, सैनिकों के अधीन हैं। और सैनिकों में भी देखोगे तो ये ध्यान रखना वायुसेना के अधीन हैं। जो ये चारों हवाई अड्डे हैं, ध्यान रखना, ये वायुसेना के अधीन हैं। बिल्कुल कर सकते हो यहाँ तक आराम से। सिंपल ही चीजें हैं, क्योंकि आप पढ़ते भी आ रहे हो तो इन चीजों को एक बार हल्का हल्का सा देखें तो याद भी हो जाती हैं। बिल्कुल इसी क्रम में ध्यान रखना एक चीज, आप इसी क्रम में देखें तो अपने राजस्थान में ध्यान रखना कुछ हवाई पट्टियां हैं। अपने राजस्थान में देखोगे तो हवाई पट्टियां हैं। और अपने राजस्थान में यदि हवाई पट्टियों की बात करें तो अपने राजस्थान में ध्यान रखना टोटल 18 हवाई पट्टियां हैं। अपने राजस्थान में देखोगे तो टोटल 18 हवाई पट्टियां हैं। और इन 18 हवाई पट्टियों में देखें तो ध्यान रखना, इसमें देखोगे तो 16 जो हवाई पट्टियां हैं वो तो ध्यान रखना राज्य सरकार के अधीन हैं। 16 हवाई पट्टियां देखोगे तो राज्य सरकार के अधीन हैं। जबकि इसी में ध्यान रखना 2 हवाई पट्टियां देखें तो 2 हवाई पट्टियां, ध्यान रखना, इसमें निजी क्षेत्र की हैं। ये विशेष ध्यान रखें। 16 जो हवाई पट्टियां हैं वो राज्य सरकार के अधीन हैं। और 2 जो हवाई पट्टियां हैं वो ध्यान रखना निजी क्षेत्र की हैं, 2 हवाई पट्टियां। और ये निजी क्षेत्र की 2 कौन कौन सी हैं, इनको विशेष रूप से आप ध्यान रखें। ये जो निजी 2 हैं, ध्यान रखना कौन कौन सी हैं। एक तो है जेके ग्रुप। निजी में देखोगे तो एक तो जेके ग्रुप की है निजी, जो कांकरोली में है। और ये कांकरोली पड़ता है राजसमंद में। जो निजी में ध्यान रखना, एक तो देखोगे तो जेके ग्रुप की है जो मुख्य रूप से कांकरोली राजसमंद में है। और एक देखें इसी में तो ध्यान रखना दूसरी देखोगे सेकंड नंबर की, तो इसमें मुख्य रूप से सेकंड नंबर की है बिड़ला ग्रुप। और बिड़ला ग्रुप की ध्यान रखना पड़ती है पिलानी में। और पिलानी पड़ता है झुंझुनू में। एक पिलानी है जो झुंझुनू में पड़ता है। तो ध्यान रखना निजी क्षेत्र की देखोगे तो 2 ही है निजी क्षेत्र की। एक देखोगे तो जेके ग्रुप की है और एक देखोगे तो बिड़ला ग्रुप की है। तो ये मुख्य रूप से अपने ध्यान रखना वायु परिवहन को लेके चर्चाएं की हैं अपन ने। बिल्कुल वायु परिवहन को लेके चर्चाएं कर रहे हैं अपन। तो आप इसको देख ले वायु परिवहन को, फिर एक बार मेरे साथ और देख लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। क्लियर है यहां तक की स्थिति? बिल्कुल, ये अपन ने वायु परिवहन को लेके चर्चाएं की हैं। अब मेरे साथ साथ आप देखें, अब अपन शुरू करते हैं सड़क परिवहन। जहां से परिवर्तन होना शुरू हुआ है, जिनके आंकड़ों में परिवर्तन हुआ है, उस चीज को अब अपन शुरू करते हैं और वो है अपना सड़क परिवहन। अब आप एक एक चीज को अच्छे तरीके से देखते हुए चलें। 1 नंबर पे जो अपन शुरू कर रहे हैं, ध्यान रखना वायु परिवहन को तो पढ़ ही लिया था, नॉर्मल आपको याद भी था। अब मुख्य रूप से अपन शुरू कर रहे हैं और वो अपन शुरू कर रहे हैं सड़क परिवहन। मुख्य रूप से अपन शुरू कर रहे हैं सड़क परिवहन। और सड़क परिवहन की यदि बात करें
सड़क परिवहन की बात करोगे, ध्यान रखना इसका सबसे पहले जो सड़कों का वर्गीकरण किया गया था वो 1943 में किया गया था सबसे पहले। तो ध्यान रखना इन सड़कों का मुख्य रूप से यदि बात करें वर्गीकरण, तो इनका वर्गीकरण सबसे पहले 1943 में, और 1943 में नागपुर जो अधीन के तहत अपने हुआ था उसमें सड़कों का वर्गीकरण किया गया था। तो आप ये कह सकते हैं कि सड़कों का वर्गीकरण 1943 में नागपुर प्लान के अंतर्गत इसका वर्गीकरण किया गया था। सड़कों में यदि बात करें तो जो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे वो सड़कों की योजनाओं को लेके चर्चाएं करेंगे, फिर अपन सड़कों के मुख्य रूप से अलग अलग चर्चाएं करते हैं। पहले ध्यान रखना इसकी योजनाओं को लेकर चर्चाएं करेंगे। तो सबसे पहले जो अपना पॉइंट होगा वो ध्यान रखना अपना पहला पॉइंट होगा, और पहला पॉइंट होगा सड़कों से संबंधित राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं। बिल्कुल उन्हीं को लेके अपन चर्चाएं करेंगे। तो 1 नंबर पे जो इसकी योजना आती है, छोटी छोटी योजनाएं हैं वो देखें आप। एक तो जो योजना आती है वो आती है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। जो 1 नंबर पे योजना अपन ने ली है बहुत पहले से चली आ रही है, अपन को याद भी है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। कब शुरुआत की गई इसकी? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, बिल्कुल ध्यान रहे, ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत की गई थी 25 दिसंबर 2000। जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है इसकी शुरुआत की गई थी 25 दिसंबर 2000, और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है जो ग्रामीण क्षेत्र में जहां अधिक जनसंख्या निवास करती है उन गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ना इस योजना का मुख्य उद्देश्य रहा है। बिल्कुल इसी क्रम में जो 2nd नंबर की योजना है, और 2nd नंबर की योजना है फिर मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, और मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत हुई 7 अक्टूबर 2005। जो मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है इसकी शुरुआत हुई 7 अक्टूबर 2005, और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य रहा है वो जो अपने राजस्थान में जैसे कोई पर्यटन स्थल है, कोई धार्मिक स्थल है, या कुछ अधिक जनसंख्या में लोग जहां निवास करते हैं उनको ध्यान रखना मुख्य सड़कों से जोड़ना इस योजना का मुख्य उद्देश्य रहा है। बिल्कुल इसी क्रम में देखें तो नंबर सी पे एक योजना चल रही है, और इस योजना का नाम है चेतक योजना। आया भी है कंपटीशन में बार बार, चेतक योजना का संबंध किससे है, प्रश्न ये पूछा जाता है। हालांकि इसकी शुरुआत देखो तो 2015 के आसपास शुरुआत की गई थी, लेकिन इसका संबंध किससे है? तो ध्यान रखना इस योजना का जो संबंध है वो मुख्य रूप से ध्यान रखना इस योजना का संबंध है सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का विकास करना। इस प्रश्न को अच्छे तरीके से ध्यान रखें। सीमावर्ती जिलों में सड़कों का विकास, जो राजस्थान के सीमावर्ती जिले हैं उनमें सड़कों का जो विकास किया जा रहा है, ध्यान रखना वो कौन सी योजना के तहत किया जा रहा है, वो चेतक योजना के तहत। लेकिन इसमें भी ध्यान रखना सीमावर्ती जिले, इसमें वो सीमावर्ती जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, और अंतरराष्ट्रीय सीमा अपने राजस्थान के 4 जिले बनाते हैं। तो इस योजना का जो संबंध है वो ध्यान रखना, एक जिला तो इसमें आता है श्री गंगानगर, श्री गंगानगर के बाद जो एक जिला आता है वो बीकानेर है, बीकानेर के बाद जो एक जिला आता है वो जैसलमेर है,
और जैसलमेर के बाद जो एक जिला आता है वो बाड़मेर है। यानी राजस्थान के 4 जिले जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, उन जिलों में जो सड़कों का विकास हो रहा है वो ध्यान रखना चेतक योजना के तहत किया जा रहा है। कौन कौन से 4 जिले हैं? श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। कर सकते हैं आप यहां तक आराम से। इसी क्रम में एक बड़ी योजना आती है और उस योजना का नाम है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। एक बड़ी योजना के रूप में है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन आगे चलते हैं। क्लियर है यहां तक की स्थिति? ठीक है। इसी क्रम में जो अपनी योजना अपन ले रहे हैं वो ध्यान रखना स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है। और इस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में से ध्यान रखना पिछले कई कंपटीशन हुए हैं और अधिकांश कंपटीशन में इस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में से ही प्रश्न आया है। ग्रेड फर्स्ट में भी यहीं से प्रश्न आया है। पिछली बार रीट में देखें तो परिवहन के NH-15 को लेके प्रश्न आया था, जिसको वर्तमान में NH-68 के नाम से जाना जाता है। तो ये वो टॉपिक है जहां से बार बार कंपटीशन में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अपन बिल्कुल आराम से पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे इन चीजों को अच्छे से समझते हुए चले और एक एक चीज को आप अच्छे से पढ़ते हुए चले। अब जो योजना मैं पढ़ा रहा हूं, हालांकि थोड़ी विस्तृत योजना है, इसके 5 पार्ट्स भी अपन पढ़ेंगे, अलग अलग इसके पार्ट्स भी हैं, सभी पे चर्चाएं करेंगे अपने, तो अच्छे रूप से समझें। जो अपनी योजना अब अपन ले रहे हैं, ध्यान रखना उस योजना का नाम है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। अब वर्तमान में जो अपन योजना पढ़ रहे हैं उसका नाम है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। और इस योजना के तहत ध्यान रखना मुख्य रूप से शामिल किया गया है 4 महानगरों को। इस योजना में मुख्य रूप से ध्यान रखना 4 महानगरों को शामिल किया गया है। कौन कौन से 4 महानगर हैं? एक तो ध्यान रखना इसमें शामिल किया गया है चेन्नई, और चेन्नई के बाद इसमें शामिल किया गया है एक दिल्ली, और दिल्ली के बाद इसमें 3 नंबर पे शामिल किया गया है कोलकाता, और इसी क्रम में जो 4 नंबर पे इसमें शामिल किया गया है वो शामिल किया गया है मुंबई। अर्थात इसमें 4 महानगरों को जोड़ा गया है, और 4 महानगरों को जोड़ के जो इसकी टोटल लंबाई ली है वो ध्यान रखना ली है 5846 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई ली है। और इस योजना की यदि शुरुआत की बात करें तो ध्यान रखना इस योजना की शुरुआत हुई थी, वैसे तो मुख्य रूप से इसकी शुरुआत 24 अक्टूबर 1998 में अटल जी के मुख्य रूप से इसका उद्घाटन अटल जी ने किया था। तो आप ये कह सकते हैं कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना अटल जी की देन है, ये जो 24 अक्टूबर 1998 को भारत के 4 महानगरों को आपस में जोड़ के बनाई गई थी। इस योजना का वैसे संबंध देखें तो अपने भारत के मुख्य रूप से 13 राज्यों से होकर ये योजना गुजरती है। अर्थात टोटल राज्यों की बात करें तो टोटल राज्य इसमें 13 शामिल किए गए हैं, जबकि 4 बड़े महानगरों को जोड़ा गया है। अब कौन कौन से महानगर हैं, उनकी किस तरीके से उनको जोड़ा गया है, उसको लेके अपन चर्चाएं कर लेते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन इसी क्रम में आगे चलते हैं। क्लियर है यहां तक की स्थिति? ठीक है। अब ध्यान रखना इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना को लेके ही चर्चाएं कर रहे हैं अपन,
और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में ध्यान रखना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में यदि अपन बात करें तो ये किस तरह की योजना है, किस किस को जोड़ा गया है, आप एक बार देखें आराम से। इस योजना में ध्यान रखना, मुख्य रूप से यदि बात करें तो देखें, समझें। यहां से 4 महानगरों को जोड़ा गया, आप इस तरह से देखें। इस तरह से देखोगे तो इसमें 4 महानगरों को जोड़ा गया है। और यहां जो महानगर लिया गया है, ध्यान रखें आप, यहां से महानगर लिया है दिल्ली। और इधर से यदि देखें तो यहां लिया गया है मुंबई। और इधर से देखें तो ध्यान रखना यहां लिया गया है चेन्नई। और इधर से देखें तो ध्यान रखना यहां लिया गया है इसमें कोलकाता। तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें मुख्य रूप से 4 महानगरों को शामिल किया गया है। वो 4 महानगरों में यदि देखें तो एक बार देखें, इसकी टोटल जो अपन ने लंबाई ली है वो ध्यान रखना 5846 किलोमीटर की टोटल लंबाई ली है। और दिल्ली से और देखें तो आप मुंबई तक, दिल्ली से और मुंबई तक जो इसकी लंबाई ली गई है वो ध्यान रखना 1419 किलोमीटर है। दिल्ली से और मुंबई तक की लंबाई इसकी 1419 किलोमीटर है। यहां से यदि देखें दिल्ली से कोलकाता तो इसकी लंबाई ली गई है 1453 किलोमीटर। यहां से इसकी लंबाई ली गई है 1453 किलोमीटर। और मुंबई से और चेन्नई तक देखें, मुंबई से और चेन्नई तक देखोगे तो इसकी लंबाई ली गई है 1290 किलोमीटर। और कोलकाता से और चेन्नई तक देखें तो इसकी लंबाई ली गई है 1684 किलोमीटर। तो मुख्य रूप से जो इसकी टोटल लंबाई आती है वो ध्यान रखना मुख्य रूप से आती है 5846 किलोमीटर। तो इसमें मुख्य रूप से देखें तो इन 4 महानगरों को जोड़ा गया है। यहां से देखें NH8 लिया गया है। अब NH8 की बात करें तो इसका नया नाम NH48 दिया गया है। NH48 अब ध्यान रखना दिल्ली मुंबई से होता हुआ चेन्नई तक जाता है। और यहां देखें दिल्ली से कोलकाता तो पुराना नाम NH2 है। यहां से देखें तो NH5 है। लेकिन ध्यान रखना जब इंडियन ज्योग्राफी अपन पढ़ेंगे तो ध्यान रखना इनके सभी नेशनल हाईवे के नए नाम देखेंगे कि कौन से नेशनल हाईवे का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया है। क्योंकि अपने चाहे राजस्थान की बात करें चाहे भारत की बात करें, सभी नेशनल हाईवे के नाम लगभग चेंज कर दिए गए हैं। एक चीज और भी समझे आप, यहां से देखें अपने भारत का ध्यान रखना, जो सबसे लंबा नेशनल हाईवे है अपने भारत का वो आप देखें इस तरीके से है। ये अपने भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। जो ध्यान रखना जम्मू कश्मीर से शुरू होकर कन्याकुमारी तक है। जम्मू कश्मीर से शुरू होकर कन्याकुमारी तक है, लेकिन इस योजना में शामिल नहीं है, ये ध्यान रखना। और ये जो है ये ध्यान रखना NH44 है। जो जम्मू कश्मीर से लेकर और कन्याकुमारी तक है ये NH44 है। और NH44 की बात करें तो ध्यान रखना ये भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। और इस नेशनल हाईवे की लंबाई देखें तो लगभग देखोगे तो 3745 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आप ये कह सकते हैं कि NH44 देखें तो अपने भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। और भारत के यदि बीचों बीच एक और भी बात करें जो असम से लेकर और मुख्य रूप से गुजरात तक है, यहां से आप देखें इस तरीके से असम से लेकर और गुजरात तक है, इसका नाम है NH27। उत्तर से दक्षिण जो है वो NH44 है। और पूर्व से पश्चिम देखोगे तो NH27 है, जो असम के ध्यान रखना तलचर से लेकर और पोरबंदर गुजरात तक स्थित है। तो ये मुख्य रूप से ध्यान रखना जो योजना है
ये अपनी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है। लेकिन स्वर्णिम चतुर्भुज योजनाओं को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है कि अपने राजस्थान के कितने जिलों से होकर जाती है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, और फिर उसके बाद उत्तर से दक्षिण गलियारा, पूर्व से पश्चिम गलियारा, उसमें राजस्थान के कितने कितने जिले शामिल किए गए हैं, उन चीजों को अपन देखते हैं। एक बार आप इस चीज को अच्छे से देख लें, इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं। फिर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्लियर है यहां तक की स्थिति? जो अपन पढ़ रहे हैं वो आपको याद होना चाहिए। अपन स्वर्णिम चतुर्भुज योजना को लेके चर्चाएं कर रहे हैं, उसी पे चर्चाएं करेंगे। अभी तो कोई प्रश्न ऐसा नहीं हो जो आपका बाहर चला जाए, बिल्कुल आप आराम से पढ़ ले। थोड़ा समय ज्यादा लग जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन कंपटीशन में कोई प्रश्न बाहर नहीं जाए, आप इस तरीके से पढ़े। क्लियर है यहां तक की स्थिति? इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं और इस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में राजस्थान को लेके चर्चाएं करते हैं कि राजस्थान के कितने जिले हैं, क्योंकि अपन से कंपटीशन में प्रश्न पूछा जाता है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में राजस्थान का कौन सा जिला है और कौन सा जिला नहीं है। कई बार टोटल पूछ लेता है कितने हैं, तो एक एक को करके अपन चर्चाएं कर लेते हैं। राजस्थान के कितने जिले हैं वो अपन देखते हैं। तो ध्यान रखना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान के जिले, और अभी देख लेते हैं राजस्थान के कितने जिले शामिल हैं, एक एक करके देख लेते हैं। तो राजस्थान के जिलों की बात करें तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना राजस्थान के शुरू होती है अलवर जिले से, और देखते जाए अलवर के बाद जयपुर, जयपुर के बाद अजमेर, अजमेर के बाद भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद यदि आप देखें इस तरीके से अलवर है, जयपुर है, अजमेर है, भीलवाड़ा है। भीलवाड़ा के बाद इधर से आप देखें तो राजसमंद है, फिर उदयपुर और फिर डूंगरपुर। ये वो जिले हैं जहां से ध्यान रखना स्वर्णिम चतुर्भुज योजना गुजरती है। कितने जिले हुए देखें, एक नंबर पे यदि देखें यहां से आप, तो एक नंबर पे आ रहा है जिला इसमें अलवर, और इसी क्रम में 2 नंबर पे देखें जयपुर, 3 नंबर पे देखोगे अजमेर, 4 नंबर पे भीलवाड़ा, 5 नंबर पे राजसमंद, 6 नंबर पे उदयपुर, और 7 नंबर पे देखते तो आता है डूंगरपुर। इसका मतलब स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में राजस्थान के कितने जिले शामिल हैं? राजस्थान के 8 जिले शामिल हैं इसमें। और वो 8 जिले कौन कौन से मेरे साथ देखें, अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर और डूंगरपुर। इन जिलों के अलावा कोई जिला आता है तो वो फिर स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में शामिल नहीं है। अर्थात कितने जिले हैं, ध्यान रखना 8 नहीं, सॉरी 7 जिले हैं। बिल्कुल स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में राजस्थान के 8 नहीं, कितने जिले हैं भाई, 7 जिले हैं। कर सकते हो यहां तक आराम से। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में शामिल है। स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। क्लियर है यहां तक की स्थिति भी? ठीक है, इसी क्रम में आगे चलते हैं। और ध्यान रखना इसी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के 2 पार्ट्स और भी हैं, उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा। देखें आप, एक जो इसका पार्ट्स है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की बात कर रहे हैं, एक तो इसका पार्ट्स है उत्तर दक्षिण गलियारा, एक तो इसका पार्ट्स है उत्तर दक्षिण गलियारा। कि भाई उत्तर दक्षिण गलियारा राजस्थान के कितने जिले शामिल किए गए उत्तर दक्षिण गलियारे में। और जो सेकंड नंबर पे एक आता है वो ध्यान रखना आता है पूर्वी पश्चिम गलियारा।
और इसमें जो अपन से जिले पूछता है वो ये पूछता है कि राजस्थान के कौन कौन से जिले शामिल किए गए हैं। उत्तर दक्षिण गलियारा में कौन से जिले हैं और पूर्वी पश्चिम गलियारा में राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं वो देखें आप। उत्तर दक्षिण गलियारा की यदि बात करें तो उत्तर दक्षिण गलियारा राजस्थान के इधर से यूं गुजरता है। तो आप देखें, दिखाई दे रहा होगा आपको अच्छी तरीके से। ये तो ध्यान रखना उत्तर और ये ध्यान रखना दक्षिण। तो अपने राजस्थान का जो उत्तर दक्षिण गलियारा है, उत्तर दक्षिण गलियारे में राजस्थान का एकमात्र जिला शामिल किया गया है और वो एकमात्र जिला कौन सा है? धौलपुर। विशेष ध्यान रखना, उत्तर दक्षिण गलियारे में राजस्थान का एकमात्र धौलपुर जिला शामिल है। और राजस्थान में इसकी यदि लंबाई की बात करें तो अपने राजस्थान में इसकी टोटल लंबाई है 28 किलोमीटर। एक आता है पूर्वी पश्चिमी गलियारा। हालांकि ये भारत की योजनाओं के संदर्भ में है, लेकिन अपने राजस्थान के कौन कौन से जिले शामिल किए गए हैं उनको लेके चर्चाएं कर रहे हैं अपन। अब ध्यान रखना, इसमें यदि अपन बात करें कि पूर्व पश्चिम गलियारा में कौन कौन से जिले आते हैं, ग्रेड फर्स्ट में भी यही प्रश्न पूछा था कि पूर्वी पश्चिम गलियारा में राजस्थान का कौन सा जिला शामिल नहीं है, ये प्रश्न पूछा था। तो देखें, इधर से शुरू होता है ये, और ये यहां से शुरू होता है सिरोही से। सिरोही, उदयपुर, ये इस तरीके से है। सिरोही आता है, सिरोही के बाद उदयपुर, उदयपुर के बाद राजसमंद, राजसमंद के बाद चित्तौड़गढ़, इसके बाद भीलवाड़ा, इसके बाद बूंदी, कोटा और फिर बारा। इस तरीके से है। और ये ध्यान रखना है आपका पूर्वी पश्चिम गलियारा। यहां से देखें तो ये पश्चिम है और यहां से देखोगे तो ये पूर्वी है। अब राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं उनको देख लेते नंबरिंग डाल के। एक नंबर पे जो इसमें जिला है वो सिरोही है। 2 नंबर का जो जिला है वो उदयपुर है। 3 नंबर का जो जिला है वो राजसमंद है। 4 नंबर का जो जिला है चित्तौड़गढ़ है। 5 नंबर पे इसमें भीलवाड़ा है। 6 नंबर पे कोटा है। 7 नंबर पे बूंदी है। 8 नंबर पे बारा है। तो ध्यान रखना, पूर्वी पश्चिमी गलियारे में जो राजस्थान के जिले हैं वो 8 हैं। आप ये कह सकते हो उत्तर दक्षिण गलियारे में तो मात्र 1 जिला है और पूर्वी पश्चिम गलियारे में देखोगे तो राजस्थान के 8 जिले हैं। कौन कौन से 8 जिले हैं? सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी और बारा। और इसकी यदि लंबाई देखें टोटल राजस्थान में, तो राजस्थान में इसकी लंबाई टोटल है 528 किलोमीटर। तो ये ध्यान रखना, 2 चीजें पड़ी हैं, उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्वी पश्चिमी गलियारा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ग्रेड फर्स्ट में जो प्रश्न आया था, सुनना क्या प्रश्न था? पूर्वी पश्चिम गलियारे में राजस्थान का कौन सा जिला शामिल नहीं है? ऑप्शन थे उसमें सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और एक जयपुर था। तो आप देखें पूर्वी पश्चिम गलियारे में जयपुर जिला शामिल नहीं है। मात्र कितने जिले हैं? 8 जिले हैं और वो 8 जिले आपके सामने हैं। जबकि उत्तर दक्षिण गलियारे में एकमात्र जिला है और उस जिले का नाम है धौलपुर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्लियर है यहां तक की स्थिति भी? बिल्कुल। आप ध्यान रखना, इसके बाद राजस्थान के मुख्य रूप से नेशनल हाईवे आते हैं, लेकिन इसके बाद जो अपन शुरू कर रहे हैं वो ध्यान रखना सड़क परिवहन के डाटा शुरू कर रहे हैं अपन कि राजस्थान में सड़क परिवहन में क्या डाटा चेंज हुए हैं उनको लेकर अब अपन चर्चाएं करते हैं। और ये जो डाटा की जो चर्चा करेंगे वो ध्यान रखना अपन नेक्स्ट क्लास में डाटाओं को लेकर चर्चाएं करेंगे। यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। आप अच्छे तरीके से पढ़ते रहें और इस टॉपिक को कंटिन्यू आप सभी देखते रहें और सभी पढ़ते रहें। ये अपने रीड का देखोगे तो लास्ट टॉपिक चल रहा है।
ठीक है, बाकी की चर्चाएं नेक्स्ट क्लास में करते हैं।